नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम जिन्हें बुलाते हैं, जनरली हमने जब आज के मेहमान को आमंत्रित किया और जब हमने इनके नाम की घोषणा की तो हमारे पास कई अजीब अजीब फोन आए। उन लोगों ने ये कहा, ये इनको बुलाते आप, वो भी आपके शो में आने के लिए तैयार हैं, उनको आप बुलाते वो भी शो में आने को तैयार हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, ये शो में आने को तैयार हैं, आपने इनको क्यों बुलाया। 3 लोगों के फोन थे। 3 लोगों से मैंने एक बात कही। मैंने कहा कि आपकी बात आपके हिसाब से सही है, पर प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्टार जर्नलिस्ट है और वहां से वो स्टार एडिटर की कैटेगरी में शिफ्ट धीरे धीरे हुआ है और उस आदमी में नाटकीयता नहीं है, उस आदमी में सिर्फ विषय को सही ढंग से रखने की क्षमता है। अगर ये क्षमता है तो मुझे किसे बुलाना चाहिए? उन्हें जो बाहें चढ़ा करके शोर मचाते हैं या टेलीविजन में इस तरीके का हंगामा करते हैं जैसे लगता है कि किसी गुंडे को पत्रकार का चिप्पा लगा करके या पुलिस का चिप्पा लगा करके आपने बिठाल दिया हो। या पत्रकारिता की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, पत्रकारिता में कुछ ज्ञान भी होता है, कुछ विषय भी होता है और संप्रेषण का एक तरीका भी होता है। उन लोगों ने माना किया आप सही हैं। वासेंद्र जी को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया इस शो में क्योंकि मेरी समझ में वासेंद्र जी ने एक लंबी यात्रा शुरू की है और वो यात्रा अपनी क्षमता, अपनी त्वरा, विषय के ज्ञान को लेकर शुरू की है। उनके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम नाटकीयता कहें या जिसको हम कहें कि ये विषय को ओवरलैप करते हैं या विषय को जानते नहीं। वासन जी, आपका स्वागत है। ये सीरीज हम इसलिए चला रहे हैं कि हम उन पत्रकारों को, उन संपादकों को बुलाएं जो हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं और उन तकलीफों के बारे में, उन संघर्षों के बारे में बताएं जो उन्हें झेलने पड़े, ताकि इससे आज के आने वाले पत्रकारों को पता चले कि किसी विषय को अगर कवर करना है या करवाना है, खुद करना है या फैसला लेना है करवाने का, उसकी कीमत क्या होती है, उसकी मांग क्या होती है, उसकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। तो ये पूरी बातचीत आज इसी के इर्द गिर्द करेंगे और कुछ कुछ छोटा छोटा मैं आपसे पूछता रहूंगा। पर शुरू में आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, जहां से हम बातचीत शुरू करें, कि आप हमारे बीच में आए, इसके लिए मैंने आपका स्वागत किया। पर मुझे ये बताइए कि वासेंद्र मिश्र नाम के सज्जन की पत्रकारीय यात्रा कैसी है, कैसी रही, अभी वो जहां पहुंचे हैं और जहां से शुरू हुए थे, विश्लेषण क्या है उनका? संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोफेशन में भी सीनियर हैं और वैसे भी हमारे वेटरन हैं। मैं आपका बहुत निजी तौर पर बहुत सम्मान करता हूं और मुझे पता नहीं था कि ये इज्जत आप मुझे देंगे, जहां के एक से एक बड़े पत्रकार इस शो में आपके आ चुके हैं मेरे पहले। तो इसके लिए हम आभारी हैं कि आपने मेरा नाम भी इस लायक समझा कि हमसे बातचीत की जा सके और हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो सके। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं मानता हूँ कि ये जो जर्नलिस्टिक जर्नी रही मेरे लिए बहुत फैंटास्टिक रही और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग रही। मैं जिस मकसद से आया था आज से लगभग 3.5 दशक पहले इस व्यवसाय में, तो मुझे लगता है कि मैं उस मकसद को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। और जब मैं आया था तभी मुझे पता था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं मेंटली तैयार था। मेरा पत्रकारिता में या एकेडमिक में मेरा कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं था। मैं एक उत्तर प्रदेश में जिला है कुशीनगर, वहाँ के एक गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी और माँ दोनों अशिक्षित थे, वो लोग खेती करते थे।
पिताजी मेरे रेसलर थे, कुश्ती बहुत अच्छी तरह लड़ते थे, लेकिन खेती करते थे। तो मुझे जब भेजा गया पहले जिला मुख्यालय पर पडरौना पढ़ने के लिए और वहां से फिर लखनऊ, तो पूर्वांचल में जैसा कि आप जानते हैं कि सबकी इच्छा यही होती है कि लड़का पढ़ने जा रहा है तो वो सिविल सर्विसेज में जाए या सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन मेरी पढ़ाई जिस तरह से शुरू हुई, पहले तो हम 10th तक जहाँ पढ़े वहाँ छत भी नहीं थी, हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे उसी स्कूल में। 11th 12th जिला मुख्यालय पर पढ़ने आए तो वहाँ तुलसीदास जी के नाम से एक इंटर कॉलेज था, उसके जो प्रिंसिपल थे वो आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन थे, तो उनका एक बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन था और पूरा स्कूल उसी डिसिप्लिन में चलता था। फिर जब ग्रेजुएशन में आए तो लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज में हम पढ़े और वहाँ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन का भी एक क्लास होता था मेरे टाइम। तो इस तरह से करते करते एमए और फिर पीएचडी करने के बाद घर वाले, खास तौर से पेरेंट्स के मन में था, उन लोगों ने कभी खुल के कहा नहीं, लेकिन मन में था कि अगर हम सरकारी नौकरी में जाते तो अच्छा होता। और उनसे ज्यादा हमारे जो रिसर्च के प्रोफेसर और गाइड थे, प्रोफेसर एसपी दुबे, वो तो पत्रकारिता में मेरे आने के कई साल बाद तक नाराज रहे इस बात को लेके कि तुम किस प्रोफेशन में चले गए हो, वहां तनख्वाह वगैरह भी मिलती है क्या। तो इस तरह का एक परसेप्शन था गांव से लेके और जो हमारे रिसर्च के टीचर थे उनके बीच में। फिलहाल कैरियर की शुरुआत हुई, हमारे जो फर्स्ट एडिटर थे वो एंग्लो इंडियन थे जी। और उनको आप भी जानते होंगे, कार्लटन फिग नाम था उनका। उन्होंने पायनियर और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, जो लखनऊ से 2 अखबार निकलते थे अंग्रेजी के, उसमें काम करने के बाद उन्होंने अपना एक इवनिंगर शुरू किया था कुछ दिन के लिए, और मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया था। उस जमाने में मेरी इच्छा थी कि या तो हमको एकेडमिक में जाना है, टीचिंग में, और नहीं तो जर्नलिज्म में जाना है, जिससे कि अपने मन मुताबिक कुछ काम कर सकें, कुछ रिसर्च कर सकें। लेकिन घर की भी जिम्मेदारी थी कि घर भी चलाना है। टीचिंग में उस समय हायर स्टडीज में उतनी वैकेंसी नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी उतने, सरकारी क्षेत्र के थे और उसमें वैकेंसी होती नहीं थी, बहुत कम होती थी। तो मैं गया एक दिन उनके पास कि मुझे रिपोर्टर बनना है, तो मुझे नीचे से ऊपर तक देखे, चेन स्मोकर थे वो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी नेताओं से जान पहचान है और अपराधियों से? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तो तुम टीचिंग में ही जाओ, जर्नलिज्म के लिए तो तुमको ये सब भी जानना जरूरी है। तो हमने कहा नेता को और अपराधी को। हाँ, ताकि खबर कहाँ से मिलेगा, खबर तो यही दोनों बताएंगे तुमको। तो हमने कहा नहीं, हम सीख लेंगे, आप मौका दीजिए। तो फिलहाल वहां से धीरे धीरे शुरू हुई यात्रा। तो मेरा जो बैप्टिज्म हुआ जर्नलिज्म में, वो कार्लटन फिग साहब के अंडर में हुआ, और उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरुआत में ही मुझे बता दी थी कि देखो तुम आए हो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, और यहाँ आइडियोलॉजी की जर्नलिज्म होता है, और या तो तुमको कोई एक कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों में से। अगर तुम चाहोगे कि नॉन अलाइंड रह के काम करो तो बहुत मुश्किल है, दोनों मिल के मारेंगे तुमको। तो उसकी मैंने रिफ्लेक्शंस मुझे दिखाई देने लगा जब मैंने अप्लाई किया उसके लिए, एक्रेडिशन के लिए, स्टेट एक्रेडिशन के लिए 5 साल बाद, जो कि नियम था उस समय कि 5 साल बाद होगा। बावजूद इसके मेरा एक्रेडिटेशन नहीं हो रहा था स्टेट कैपिटल में, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी के लोग ही उस कमेटी में थे, और मेरे नाम पर दोनों कह रहे थे कि नहीं, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो अपने मन से लिखता रहता है, मिलता नहीं है, किसी यूनियन का मेंबर नहीं है। तो चलता रहा, लेकिन किसी तरह उसी में रास्ता बना, और फिर एक राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। शुरुआत की जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, आप भली बात परिचित है कि उसमें एक से एक बड़े लोग थे उसके मेंबर, वकील थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, डिप्लोमेट थे, सैयद शहाबुद्दीन साहब से लेकर बहुत सारे लोग थे। और उस जमाने में पत्रकारों के बारे में ये परसेप्शन था, खासतौर से माइनॉरिटी के मन में, कि ये लोग तो बायस हैं, इनके पास अगर प्रेस नोट भेजेंगे तो छापेगा नहीं, ये तो हमारी बात छापते ही नहीं। उसी जमाने से था। जब मैंने उन लोगों से बातचीत शुरू की तो एक तो मेरे नाम के आगे पंडित लगा हुआ था, तो वैसे ही उनको लगता था कि तो नेचुरली उसी के में कहूंगे,
और दूसरा, मैं जिस बैकग्राउंड से आता था पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो उससे भी उनको लगता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा या तो कास्ट रिटर्न है ना तो कम्युनलाइज है, दोनों मामलों में। तो ये कैसे एक इंडिपेंडेंट व्यूज होगा इनका। लेकिन धीरे धीरे एक साख बनी, और मैं अकेला जर्नलिस्ट था आगे चल के कि नदवा कॉलेज है लखनऊ में, आप जानते हैं, जी जी। बहुत बड़ा इस्लामिक स्टडी का सेंटर है। उसमें बिल्कुल मक्का बिल्कुल। मक्का के इमाम आए थे और उन्होंने नमाज हम्म। पढ़ाई, 2 दिन का उनका कार्यक्रम था। तो पहले दिन जी। एक्सक्लूसिवली खाली माइनॉरिटी के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था, बट आई वॉज द हम्म। ओनली नॉन मुस्लिम person and journalist who was invited and to participate in that congregation। ये ट्रस्ट लेवल हम्म। बना धीरे धीरे काम करते करते। फिर जी। करीब 13-14 साल, 15 साल प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम, हिंदी अंग्रेजी मिला के। फिर टीवी इंडस्ट्री तब उस समय बूम पर थी। शुद्ध। तो सबसे पहले तो मुझे ऑफर दिया था डॉक्टर प्रणय राय, उस समय एक उनका बुलेटिन आता था दूरदर्शन पर, और वो कुछ अपना और कंटेंट बढ़ाना चाह रहे थे। तो हमारे कुछ साथ के दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उनको आप जानते हैं, राधिका रामाशेषन, विद्या सुब्रमण्यम। तो डॉक्टर राय ने उन लोगों से कहा था, राधिका राय और प्रणय राय ने, कि आप देखिए कि अगर कोई यूपी में ऐसा पत्रकार हो जो यंग हो और अपने लिए काम कर सके रिटेनरशिप पर। तो उन लोगों ने हमसे कहा, तो हमने कहा लेकिन हम तो स्टाफर हैं, तो रिटेनरशिप तो नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ा पोलाइटली उनको कहा कि सर ये मेरी अब दिक्कत है कि एक बार स्टाफर होने के बाद फिर रिटेनरशिप थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उस चीज को हम्बली मना किया, तब दूसरे लोगों को उन्होंने वहां रखा। बाद में 24/7 उनका चैनल भी बन गया। और मैं फिर हिंदुस्तान टाइम के बाद जी में गया, जी के बाद फिर 16-17 साल जी में काम करने के बाद मैं नेटवर्क 18 ग्रुप में रहा। और नेटवर्क 18 ग्रुप को छोड़ने के बाद ये जो नया वेंचर है लगभग 2 साल से, इसको हम लोग चला रहे हैं, शुरू किए हैं, देख रहे हैं कि किस। वासिंद्र जी, आपने अभी अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जब मैं पत्रकारिता के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत चुकाने के शब्द से क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं कभी भी अपने पर्सनल जो हार्डशिप्स हैं उसको मैं चाहता नहीं हूँ कि उसको लेके कोई सिंपैथी गेन किया जाए। लेकिन ये चूंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है और आप मेरे बड़े हैं, तो इसलिए आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मेरे इस करीब 35 साल के करियर में 4 बार टर्निंग पॉइंट आया है, जबकि बिना मेरी किसी गलती, बगैर मेरे किसी गलती के मुझे लगा कि मुझे विक्टिमाइज किया गया। और उसका एक ही कारण था कि मैं इंडिपेंडेंट था, मैं किसी कैंप में ज्वाइन करके काम नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि जो सच है वो बोलना चाहिए, और जो आंख से दिख रहा है उसको लिखना चाहिए। हाँ, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, बोलने की जो शैली है वो मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन और मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए राइटिंग। तो मैं वो जब उस रास्ते पर चला तो सबसे पहले तो शुरुआत में दिक्कत आई। 5 साल के बाद एक्रेडिटेशन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते थे ये तो एंग्लो इंडियन के साथ रहता है, ये तो क्रिश्चियन है, इसको क्यों हम दें। कुछ लोग कहते थे कि नहीं तो हमारे केशव कुंज और इन जगहों पर नहीं आता है, जहाँ के संघ के गतिविधियां चलती थी आरएसएस की, और उनके पत्रकार लोग वहां जाया करते थे महीने में एक बार बौद्धिक इंटरेक्शन। और जो दूसरा कैंप था वो इसलिए नाराज था कि मैं उनके साथ वन साइडेड क्यों नहीं काम कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ से दिक्कतें थी। तो पहले तो दिक्कत आई 95 में, कि जब कुछ अपने ही साथ के पत्रकार साथियों ने टारगेट किया हम 12-14 पत्रकारों को, और झूठे आरोप लगाए गए। उस जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन हाथ से एक
बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मैंगो पार्टी दी थी, साल में एक बार वो आम का दावत देते थे मलियावाद। वहां पर वो हैंड रिटेन एक लिस्ट सर्कुलेट की गई और कहा गया कि हम लोग पिछली सरकार के टाइम में बड़ा लाभ उठाए हैं, फायदा लिए हैं। और उस समय मेरा प्रोबेशन खत्म होने वाला था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं 3 महीने का प्रोबेशन था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में बेनेट कोलमन के रोल पर था और लखनऊ स्टेट कैपिटल में देख रहा था। तो जानबूझ के उस चीज को किया गया और हमारे ही तरह और कई वेटरन जर्नलिस्ट थे अंग्रेजी के जो इंडिपेंडेंट थे, काम करते थे। उन सबको आप जानते हैं, सब दिल्ली में ही हैं, कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी भी नौकरी में। तो हम 12-13 लोगों को टारगेट किया गया। उसके बाद कुछ दिन दिक्कतें रही, काफी मानसिक यातना भी रही, लेकिन हमने कहा कि अब क्या करना है, रहना तो इसी लाइफ स्टाइल में है, तो ठीक है, देखा जाएगा, अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल। और वही हुआ, विधानसभा में लिस्ट आई और लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम निकला जो लोग उस चिट्ठी को सर्कुलेट कर रहे थे। और जो सर्कुलेट करने वाले थे वही लोग बाद में उन्हीं राजनेताओं और सरकारों से हर तरह की सुविधा लिए, शादी के हनीमून मनाने से लेकर यश भारती तक पूरे परिवार को उन्हीं लोगों ने लिया और किया। लेकिन ठीक है, तो एक तो वो दौर रहा। उसके बाद फिर मैं जी में था जब, तो एक बार फिर वो टर्निंग पॉइंट आया और वो सरकार जब बदली, पॉलिटिकल लीडरशिप, और तो मुझे चूंकि जी के जो चेयरमैन हैं आदरणीय सुभाष जी, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, अभी भी करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे, बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, उनके पूरा परिवार मानता है मुझे। और मैं 16 साल परिवार की तरह रहा भी, तो एक के बाद एक सारी जो सेंसिटिव जिम्मेदारी थी वो मेरे पास थी, चाहे न्यूज ऑपरेशन की जिम्मेदारी हो या रीजनल चैनल्स के एक्सपेंशन का हो। मैंने कोई भी चीज अगर जी ग्रुप में एडिटोरियली कोई फैसला होता था तो एक बार हमसे भी सुभाष जी पूछते जरूर थे कि तुम्हारी क्या राय है, बताओ। तो बड़ा अच्छा रहा है मेरा अनुभव उनके साथ, उनके परिवार के साथ। और इसलिए मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ उस ग्रुप में। 3-4 बार ऐसे आए टर्निंग पॉइंट, जब नवीन जिंदल और उनके बीच में विवाद हुआ था, जब आइडियोलॉजिकल थोड़ा एक्सट्रीम शिफ्ट हुआ ग्रुप का, तब तो मैंने अपनी बात रखी अलग तरीके से, उनसे अलग से मिलके। हमेशा उन्होंने कहा नहीं, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो सही लग रहा है वैसे ही करो, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया और मुझे लगा कि मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं ऐसे सिचुएशन में रखूं कि वो मुझे भी नहीं छोड़ना चाहते थे और अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर भी करना चाहते थे। तो मैंने उनसे विनम्रता से निवेदन किया कि अब मुझे जाने दीजिए 1-2 साल के लिए, और उसके बाद फिर आगे कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम फिर आ जाएंगे, हम तो कोई ऐसा है नहीं। तो मैं जी छोड़ दिया था। उसके बाद 1 साल नेटवर्क के टीम में रहा और उस फिर यहाँ आ गए। तो ये 3 बार ऐसा हुआ कि लगा कि अब हम मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे, इस तरह से मेरे साथ कोशिश की गई। हमारे दोस्त पत्रकारों ने ही किया, जिनको कि हम अलग अलग समय में उनकी मदद किए थे। लेकिन जब पता नहीं क्या वसंत जी, ये जिंदगी के वो हिस्से हैं जो हर एक को कहीं ना कहीं झेलने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जलन भी होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, दूसरे के नाम का श्रेय लेने का भी एक माहौल होता है जो ये सारी चीजें कराता है, लोगों को विरोध में खड़ा करता है। पर मैं जानना ये नहीं चाहता, मैं जानना ये चाहता हूं कि जब आप पत्रकारिता में आए और उस समय जिस तरीके से पत्रकारिता हो रही थी का मतलब क्या पीआर जर्नलिज्म था उस समय जब आप आए, किस मात्रा में था, फील्ड रिपोर्ट्स होती थी, पॉलिटिकल रिपोर्ट्स कैंपेन की तरह होती थी या पॉलिटिकल रिपोर्ट्स रियलिटी की तरह से होती थी? इन सारी चीजों के बारे में मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो आपने 30 साल गुजारे, 35 साल गुजारे इस प्रोफेशन में, और जब आप आए थे और आप आज जहां हैं, पत्रकारिता
ने किस तरह के सोपान तय किए हैं, जो मैंने अभी आपसे दो तीन चीजें पूछी कि कैसे पत्रकारिता होती थी, कैंपेन होता था या न्यूज होती थी, आदि आदि। मैं फिर शुरुआत से थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब मैं आया जर्नलिज्म में, तो कार्लटन फिक साहब ने मुझे कुछ पुराने पत्रकारों का नाम बताया, और उनका ये कहना था कि देखो, ये लोग एडिटोरियल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हैं, तभी इनको पॉलिटिकल असाइनमेंट मिला है। मैं उसमें से बहुत सारे लोग नहीं हैं दुनिया में, मैं पूरे सम्मान के साथ इसलिए उनका नाम उद्धृत कर रहा हूं कि खाली अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए। उसमें सबसे पहला नाम था उस जमाने में कपिल वर्मा जी का, जो हिंदुस्तान टाइम के ब्यूरो जी चीफ हुआ जी, करते थे। बिल्कुल एस बिल्कुल। एन घोष साहब थे, जो पायनियर के हम्म एडिटर थे, बहुत लीजेंडरी एडिटर थे। और बाद के दिनों में श्री राजनाथ सिंह जी थे, इस तरह के, जो कि संपादक टर्न राज्यसभा मेंबर बने उत्तर हम्म प्रदेश से। तीन नाम। हम्म तो उन्होंने मुझे शुरुआत में कहा कि मैं इन लोगों का इसलिए विरोध करता हूं कि इन लोगों ने पत्रकार रहते हुए अपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए इनको पॉलिटिकल असाइनमेंट मिले। तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको राजनीति करना है तो फिर जर्नलिज्म छोड़ के राजनीति करिए, और अगर राजनीति हम्म कर रहे हैं तो फिर पत्रकारिता मत करिए। दो भूमिकाओं में एक हम्म साथ मत रहिए, तो हम्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे मन में शुरू से एक अलग धारणा बन गई कि हाँ, ये बात ठीक है, और एक समय में एक ही काम होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने हमको कुछ अपने टाइम के स्टोरी सुनाए कि जब पायनियर ग्रुप जयपुर याज के पास था, तो उनके बिजली का बिल या उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम फंसता था, तो लोग एस एन घोष साहब पर प्रेशर बनाते थे कि भाई आप संपादक हैं, हम्म आप बात करिए। उस समय के हम्म मुख्यमंत्री हुआ करते थे बहुगुणा जी, एच एन बहुगुणा, और उन हम्म लोगों से। हम्म हम्म तो हमने कहा कि फिर ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा देखो, एडिटर बनने के बाद तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं उनको हटा देता है मैनेजमेंट। जो लोग थोड़ा बैलेंस हम्म करके चलते हैं, तो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं और जर्नलिज्म को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा, हम्म ये कैसे, आपने कैसे इसको मेंटेन किया? आप तो एंग्लो इंडियन है, आपका तो यहाँ उस तरह का कोई सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हम्म है। हम्म तो उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्टर्स का एक स्ट्रांग बेस बनाया, और डेस्क का अलग एक स्ट्रांग वो बनाया, टीम बनाई। तो बहुत सारी चीजें हैं पीआर की स्टोरी, जो अगर रिपोर्टर फाइल करता था तो डेस्क उसको इंटरसेप्ट कर देता था, या उसको हम्म रीराइट करके, एडिट करके, थोड़ा ग्रेसफुल तरीके से उसको प्रेजेंट करता था, जिससे उतना वल्गर और नेकेड दिखता नहीं था कि आप बेईमानी कर रहे हैं। और उसमें हम्म थोड़ा सा जो बेसिक जर्नलिज्म के एथिक्स थे कि आप एक तरफा नहीं करेंगे, दूसरे साइड को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनके व्यूज को। तो वो हो जाता था, तो उससे दोनों चीजें हो जाती थी। और इतना एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म नहीं था उस जमाने में हम्म जब हम्म उन्होंने बताया। तीसरी उनकी बात थी कि पत्रकार को पढ़ के जाना पड़ता था काम हम्म करने के लिए। जिस विषय का वो रिपोर्टिंग करने जाता था, उस विषय की तैयारी करके तब वो जाता था ग्राउंड पर। तो ग्राउंड में जाके वो चूंकि ब्रांड को रिप्रेजेंट करता था, तो वो बदनामी नहीं होती थी। मैंने एक तरह से ये नहीं होता था कि ये अनपढ़ आ गया है आदमी और ये क्या जानता। और चौथा जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि सरोकार की पत्रकारिता होती थी। अगर कोई पीआर स्टोरी है भी, तो उसका कहीं ना कहीं सोशल उसका लाभ था, या कहीं ना कहीं एक इंसानियत के लिए वो फायदेमंद दिखाई देती थी, तभी होती थी। पीआर सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि अपनी ब्रांडिंग करना है या अपने मालिक की ब्रांडिंग करना है, और समाज और सरोकार आम आदमी से मतलब नहीं। और जर्नलिज्म का जो बेसिक उन्होंने हमको बताया, जिस वजह से हम गए भी थे जर्नलिज्म में, कि हमको तो जो जो वॉइसलेस है उनकी वॉइस बननी है, जिनकी आवाज हम्म नहीं है, उनकी आवाज बन के हमको उनकी इश्यूज को, उनकी बातों को सत्ता और शीर्ष पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना है।
वो चीज धीरे धीरे बदलती गई। और जब मैं 95 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल शिफ्ट हो रहा था उस समय। आदरणीय गिरिलाल जैन जी रिटायर हो गए थे, और हम्म, समीर जैन जी ने टेक ओवर कर लिया था टाइम्स ग्रुप को। हम्म, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अखबार कुछ नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। जैसे हम एफएमसीजी के बाकी प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे हम अखबार भी बेचेंगे, और हम्म, न्यूज को आप एक प्रोडक्ट की तरह यूज करिए, हम्म, इसको हमको मोनेटाइज करना है। तो ये आपको याद होगा कि दो काम उन्होंने किया। एक तो एडिट पेज कुछ दिन के लिए खत्म कर दिए थे, दूसरा प्राइस वार उन्होंने शुरू किया कि अखबार एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस पर बेचने लगे। नतीजा ये हुआ कि जिस तरह से अंबानीज करते हैं बिजनेस में, एग्रेसिव बिजनेस, उस तरह से समीर जैन जी ने किया। और शुरू किया, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दिल्ली के सारे नेशनल अखबार ध्वस्त हो गए उनके उस प्राइस वार में, और बाद में सबने उनको फॉलो किया। और जब फॉलो किया, सब लोग एडिट पेज खत्म किए, प्राइस वार में कूद पड़े, तो दोबारा फिर उन्होंने एडिट पेज इंट्रोड्यूस कर दिया। और दो एडिटर आए जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, दिलीप पडगांवकर और गौतम अधिकारी। दोनों ही और बड़े दिलीप, थे। हाँ, लेकिन दिलीप पडगांवकर साहब से गलती ये हो गई कि उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में बोल दिया कि द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बोलना उनका और समीर जैन जी को नागवार गुजरा कि ये एडिटर है, मेरा एम्प्लॉई है, ये कैसे कह सकता है कि ये सबसे पावरफुल है। और फिर उनकी बड़ी डिसग्रेसफुल एग्जिट हुई, जिस तरह से कि गिरिलाल जैन जी की हुई थी। वहां से धीरे धीरे एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन खत्म होने लगा। खत्म। हाँ, और अब जो है, अब तो आप देख ही रहे हैं कि जो जितना अनएडुकेटेड है, हम सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड्स, जितना गैर जिम्मेदार है, जितना समाज से कटा हुआ है, वो उतने ही बड़े एडिटर के कुर्सी पर बैठ जाता है। उससे न तो एम्प्लॉयर पूछता है कि आपने दिन में 2 एडिट कम से कम तो लिख देते आप एडिट पेज पर, या आप टीवी चैनल में हैं तो आपका कम से कम एक आधे घंटे का शो बढ़िया आता जो कि आम सरोकार जनता से जुड़ा हुआ होता, या शासन प्रशासन को एक आई ओपनर होता। तो अब तो मैं मानदंड ही बदल गया है पूरा। तो इस तरह से, वासिन जी, हाँ जी जी, खत्म कीजिए। जी, तो मेरा ये मानना है कि समीर जैन जी के बाद, समीर जैन जी ने जब शुरू किया इसको, धीरे धीरे सारे बड़े मीडिया हाउसेज ने उसको कॉपी कर ली। और आखिर में जो मेरा अनुभव था कि जब हम एज रिपोर्टर थे तब, जब ब्यूरो चीफ थे तब, और जब एडिटर बने तब, उस समय के जो मालिकान थे वो पॉलिटिकल बॉसेस से मिलना अवॉइड करते थे, मिलना नहीं चाहते थे। अगर उनका कोई काम भी होता था तो उनका या तो पीआर का जो आदमी होता था वो उनके बीच में जाता था, ब्रिज का काम करता था, नहीं तो वो अपने किसी रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करते थे कि ये कंपनी का काम है, जरा आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा इरोजन तब हुआ जब अखबारों और टीवी चैनलों के मालिकों ने सीधे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों और राज्यपालों से मिलना शुरू किया, और वहां जाके एक अपना नंबर शेयर करना शुरू किया कि सर जो आदेश हो आप सीधे मुझे बताइएगा, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे इसमें आडवाणी जी की एक बात याद आती है जो कहीं हमने पढ़ा था कि जब इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद ये लोग जेल चले गए सारे लोग, आप भी उसमें थे इमरजेंसी के विरोध में। तो जब आप सब लोग दोबारा आए और सरकार बनी जनता पार्टी की, तो किसी ने कुछ पत्रकार गए जो कि इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी के साथ में थे, समर्थन में। फिर वो आडवाणी जी के पास गए, आडवाणी जी आईएनबी मिनिस्टर बन गए। तो आडवाणी जी ने हंस के कहा कि भाई इंदिरा जी ने तो खाली तुम लोगों से झुकने के लिए कहा था, तुम लोग तो जमीन पर रेंगने लगे, ये तो नहीं इंदिरा जी ने भी कहा था। तो उस जमाने में तो फिर भी आपातकाल के दौरान भी संतोष जी आपको याद होगा कि आप लोग जितनी स्वतंत्रता से काम कर लेते थे, अब तो घोषित आपातकाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम पत्रकार और जर्नलिज्म इस समय हो रहा है, वो तो रेंगने से भी 2 फीट जमीन के नीचे जाके बैठ गए हैं लोग, अगर बिल्कुल अडवाणी जी की बात बिल्कुल। करें। बिल्कुल। अच्छा वासिन जी, मुझे एक अनुभव और बताइए, जब मैं उस समय का नहीं पूछता हूं जब आप खुद किसी के अधीन थे,
लेकिन जब आपको फैसला लेने का वक्त आया, दूसरे शब्दों में आप संपादक बने और आपको पत्रकार चुनने का फैसला जब भी लेना पड़ा हो, आपने क्या देखा? जो लोग आ रहे हैं जर्नलिज्म में, वो क्या उन मूल्यों के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं? लोगों के बारे में, प्रो पीपल, वॉइसलेस, अभी जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, इसको लेकर के आज जो भी पत्रकारिता में आ रहा है, चाहे वो जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहा हो या किसी की सिफारिश से आ रहा हो या अपने इंथुजियाज्म से आ रहा हो, किस तरीके के लोग इस समय पत्रकारिता में आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं? ये आपने संपादक होते हुए कुछ विश्लेषण किया इसका? मुझे लगता है कि इस समय का जो आने वाले लोग हैं इस समय जर्नलिज्म में, उसमें 95% लोग बिना किसी प्रतिबद्धता के आ रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता एक ही है कि उनको सैलरी टाइम से मिलना चाहिए, उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और 9 घंटे या 12 घंटे की जो भी उनकी शिफ्ट है, उस शिफ्ट खत्म होने के बाद वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनको ऑफिस से फोन आए या वो अपने फोन में, अपने व्हाट्सएप में कोई खबर आई हो तो उसको चेक करें। तो अब वो 95% लोगों के अंदर वो सरोकार की पत्रकारिता या वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, मैं जब हायरिंग करता हूँ तब भी कोशिश करता हूँ कि उस चीज को पता लगाऊं। जो यंग बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां मेरे सामने, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। चाहे आप राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर या सेंटर हो, बगैर प्रतिबद्धता के आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप अपना काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। नहीं, प्रतिबद्धता का क्या मतलब? प्रतिबद्धता का क्या मतलब है? जनता के प्रति, लोगों के प्रति या पार्टी के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति? नहीं, जनता के प्रति, जनता के हितों के प्रति। अदरवाइज आप जर्नलिज्म में क्यों आ रहे हैं? आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाइए। पत्रकारिता तो जनता के लिए होती है, जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए होती है, जनता की आवाज बुलंद करने के लिए जर्नलिज्म है, सिस्टम की खामियों को उजागर करने के लिए जर्नलिज्म। अगर हम लोग इतिहास की बात करें जर्नलिज्म की, चाहे यूरोप में ले लीजिए या इंडिया में ले लीजिए, गांधी जी से लेके और डॉक्टर अंबेडकर तक, या जितने लोग भी अलग अलग दौर में बड़े साहित्यकार रहे, पत्रकार रहे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। वो तो फिर अलग चीज है, वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता हमेशा पत्रकारिता हमेशा जनता के लिए होनी चाहिए। राइट। मैं अभी जो सवाल जी, मैं जो अभी सवाल पूछ रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि इस समय जो आपसे टकराते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आई, जी में भी आई और 18 में भी आई, और अब जहां आप हैं जनतंत्र में, उसमें भी आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग है। जो लोग आपके पास, जो नए लड़के आए या लड़कियां आ रहे हैं, इनकी आंखों में किसी तरह का कोई सपना है, या वही जो आपने कहा कि शाम 6 बजे के बाद प्रेस क्लब की तरफ या जहां शाम की पार्टियां होती हैं वहां जाने की ललक वाले ज्यादा हैं? इनमें कितना प्रतिशत उनका है जो सचमुच पत्रकारिता करना चाहते हैं? अनुभव क्या है आपका आमने सामने का? बहुत कम है। उस तरह का कमिटमेंट नहीं है जैसा था पहले। पहले एक तरह से मॉक ड्रिल होती थी ऑफिस के बाहर गेट पर, चाय और खोमचे वालों के, अंडा बेचने वालों के पर ड्यूटी खत्म करने के बाद भी घंटों लोग डिबेट करते थे। आप भी उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, उस कल्चर को। अब वो नहीं है। अगर उनका ड्यूटी खत्म हो रहा है, आप बाहर निकल के देखिए, कोई मिलेगा नहीं, लगता है कि सन्नाटा है, भाग गए सब अचानक। अगर उनकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो वो चाहते हैं कि कोई सीनियर सामने न पड़ जाए, कोई काम न बता दे कि एक कॉपी और लिख दो तब चले जाते, तो वो रास्ता बदल के चले जाते हैं कि उनकी नजर से बच के निकल लो, नहीं तो 15 मिनट और रुकना पड़ेगा। वो कमिटमेंट नहीं है। पता नहीं क्यों, जबकि अब तो पैसा अच्छा है, सुविधाएं बहुत है। उस जमाने में तो न पैसा था न सुविधा थी, हर चीज मैनुअली करना पड़ता था। अगर कोई रेफरेंस खोजना है तो
कई कई घंटे लाइब्रेरी में दौड़ना पड़ता था, पुराने अखबार की फाइल खोजनी पड़ती थी। अब तो गूगल है, इतने सारे रिसोर्स हैं और बिल्कुल सोर्स ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अब कमिटमेंट ये नहीं है। वसंत जी, आप अपने बारे में बताइए कि जब आपके हाथ में फैसला आया है या जब से आपने चैनलों की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया में तो जिम्मेदारी आपके ऊपर फैसले की नहीं थी, फैसले को इम्प्लीमेंट करने की थी, वो एक दूसरी धारा थी। पर जब से आपके ऊपर फैसला करने की जिम्मेदारी आई और आपने चैनल्स को दिशा दी, चैनल्स को चलाया, आपने टीवी 18 के चलाया, आपने जी का चलाया, एक पूरा चैनल आपने हिंदुस्तान को हैंडल किया। मैं जानना ही चाह रहा हूं कि आपके ऊपर मालिकों की तरफ से या सरकार की तरफ से या इंटरेस्टेड सोर्सेस की तरफ से, जिनका किसी खबर से फायदा या नुकसान होने वाला हो, उनकी तरफ से कोई दबाव, कोई प्रलोभन, कोई डर का माहौल, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिंदगी में जो जिनका सामना करना पड़ा हो आपको? कई बार हुआ इस तरह का, कई बार हुआ। हम्म हम्म और लेकिन हमने कुछ अपना एक स्टाइल डेवलप किया कि कैसे इस तरह की चीजों से रेसिस्ट किया जा सकता है। तो कुछ हम्म अपने यूपी के ही पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी वर्किंग मैंने देखी थी हम्म कि वो लोग किस तरह से प्रेशर को रेसिस्ट करते हैं और अपने को बचाते हुए धीरे धीरे जनता के इंटरेस्ट में जो होता है वो काम भी करते हम्म हैं। एक तो तरीका होता है कि आप कोई काम मत करिए और हम्म जो प्रेशर है उसको इधर उधर फाइल होल्ड में डाल के और इसे अपने को बच के निकल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, डिलीवर भी करिए और उस तनाव को भी झेलिए। तो मैं जब एडिटर बना तो मैंने सोचा कि मेरा काम अब न्यूज रूम और मैनेजमेंट के बीच में कभी कभी पूल का भी है, कभी कभी शाक ऑब्जर्वर का भी है, कि जो ऊपर का प्रेशर है उसको भी अपने ही तक वो करना है और जो नीचे का रेसिस्टेंस है उसको भी ऊपर नहीं जाने देना है। तो एक तो उस तरह से हमने धीरे धीरे शुरू किया। दूसरा, जब मैं जिस भी कंपनी में मैं नौकरी किया हूं तो आप लोगों के ब्लेसिंग से मेरा कोई बीच का रिपोर्टिंग बॉस नहीं होता था। हिंदुस्तान टाइम्स से हम्म लेकर और जी में भी और दोनों जगहों पर मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीधे एम्प्लॉयर से होती थी। तो हम्म बहुत सारी चीजें जो बीच की जो लेयर होता है उसके वजह से डाइल्यूट होके आती हैं या फिल्टर होके आती हैं, वो दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैं कोई भी बात अगर आती थी किसी क्वार्टर से, चाहे पॉलिटिशियन से या सरकार से, कि वो आपके मैनेजमेंट से बात हो गई है और इसको ऐसे करवा दीजिएगा, तो मुझे ये छूट था कि मैं फोन उठा के अपने मालिक से या अपने जो भी मेरा रिपोर्टिंग बॉस था उससे मैं चेक कर लेता था कि क्या आपसे कोई बात हुई है क्या इस तरह की। एक तो ये। दूसरा, बातचीत में सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे अक्रॉस द पार्टी लाइन, और अधिकारियों में भी ढेर सारे खेमेबंदी हैं, तो मेरे हर बिरादरी और हर रीजन के अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध थे। उसका कारण ये था कि मैं किसी की बात दूसरे से बताता नहीं था और किसी से निजी कोई फेवर मांगता नहीं था। तो वो हमसे कोई निजी फेवर मांगने में डरते थे कि ये तो अपने लिए कभी कुछ कहा नहीं है तो इसको कहूंगा कहीं मना न कर दे। जो नेता और सरकार की तरफ से जो दिक्कत आती थी, तो इस वजह से 50% तो इस संकोच में लोग नहीं हमसे कह पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा दूसरा वासन जी, ये जी जी जी, हाँ मालिकों हाँ, फिनिश मालिकों कीजिए। जी, मालिकों के लेवल पर भी मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि जब मैं जी में था तो नवीन जिंदल और जी के बीच में विवाद खड़ा हो गया और उसी कैंपस में जी न्यूज, जी बिजनेस भी चलते थे और बाकी रीजनल चैनल भी सब चलते थे। सारा रीजनल चैनल मैं चला रहा था। रीजनल चैनल का एडिटोरियल लाइन एकदम इंडिपेंडेंट था, उन दो चैनल का अलग था। लेकिन सुभाष जी की तरफ से मुझे कभी नहीं कहा गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो कर रहा है कंपनी के इंटरेस्ट में। हम ही नहीं कर रहे कि हमारे जो दो साथी कर रहे थे वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं कर रहे थे, उनका अपना नजरिया था कंपनी के इंटरेस्ट में काम करने का, मेरा अपना नजरिया था। तो सुभाष जी ने हमको भी उतना ही एकोमोडेट किया जितना कि उन लोगों को एकोमोडेट किया। सुभाष जी की तरफ से कभी भी अनड्यू, अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल कोई
प्रेशर नहीं आया कि वासिंद्र ये काम है और ये तुमको देखना चाहिए, अपनी टीम से कराना चाहिए। मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। यहाँ तक कि जैसे एक टाइम आया, आदरणीय अमर सिंह जी अब नहीं है दुनिया में, और वो उनसे मेरा लव एंड हेट का रिश्ता रहता था। जब वो पावर में रहते थे तो मेरी कंटिन्यूअस शिकायत करते रहते थे मेरे एम्प्लॉयर्स से, कभी शोभना जी से, कभी सुभाष जी से, उनकी आदत में था, कभी लक्ष्मी गोयल जी से। और जब उनके पास पावर थोड़ा कम हो जाती थी तो हम ही को फोन करके कहते थे कि अब मेरी बात तो कोई चलाएगा नहीं वासिंद्र, और आप थोड़ा फेयर हो तो आप, हम बता रहे हैं जरा चला दो, लेकिन हम तुमको फैक्ट्स बता रहे हैं, ये गलत नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट है, तो मैं उनकी बात चला देता था। तो एक टाइम आया कि अमर सिंह जी का और क्लिंटन फाउंडेशन की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, हिलेरी क्लिंटन को लेकर। और अमर सिंह जी बहुत ताकतवर थे उस समय, और मुलायम सिंह जी का भी पूरा परिवार और पार्टी अमर सिंह जी के सामने नतमस्तक थी। मुझे कहीं से खबर पता चली, हवाला ट्रेडिंग और ये सब, उसमें कई बड़े नाम थे कांग्रेस के, और वो खबर कहाँ से पता चली वो भी बता दूं। एक यहाँ कुछ रिटायर्ड सीनियर आईएएस आईपीएस और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संस्था थी, IRI, इंडिया रिजुवनेसिव इनिशिएटिव। उसमें आदरणीय प्रकाश सिंह जी, रिबेरो साहब, जस्टिस RC लाहौटी, विजय शंकर पांडे, ये लोग मिलकर उसको चलाते थे। तो इन लोगों ने हवाला के बारे में और ब्लैक मनी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया था। वो मुझे PIL की कॉपी मिल गई, और ये लोग पब्लिसिटी नहीं करते थे, साइलेंटली काम करते थे करप्शन के खिलाफ। तो PIL मुझे मिल गया, मैंने वो खबर चला दी। अमर सिंह जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने सुभाष जी को फोन करना शुरू किया, और जब सुभाष जी का दिन में फोन आता था तो मैं समझ जाता था कि किसी ने शिकायत की है खबर के लिए, नहीं तो सीरियस बिजनेस के लिए, ऑफिस के सीरियस काम के लिए, या कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में, या उसके स्क्रूटनी मॉनिटरिंग के बारे में रात में फोन आता था उनका, 11-12 बजे के बाद फोन करते थे मुझे। जब दिन में फोन आने लगा तो मैं समझ गया कि, मैं न्यूज रूम में ही था, खबर चल रही थी, लाइव चल रहा था, मैं खुद स्टूडियो में बैठा था। तो जो स्टूडियो से निकल के मैंने फोन किया तो वो कहे जी, उन्होंने हंस के कहा मुझे कि कुछ चला रहे हो क्या? तो हमने कहा सर फोन आ गया, क्या आपके पास फोन चला गया क्या? तो कहे हाँ, लेकिन तुम ऐसा करना कि खबर तो सही है, उसमें 1-2 फैक्ट्स और है, वो तुम नहीं चला रहे। तो चूंकि मैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे ये लिबर्टी थी कि उनसे मैं अकेले में एकदम परिवार के मेंबर की तरह उनसे बात करता था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर वो बता दीजिए, वो भी चला दें। तो कहे नहीं, वो हम बताएंगे तो वो जान जाएगा कि हम ही ने तुमको खबर बताई है, क्योंकि वो जानकारी सबको नहीं है, तो तुम चला लो, लेकिन कब तक चलाना है? तो हमने कहा शाम उम तक तो अपने आप हट जाएगी खबर, टीवी में तो 3-4 घंटा चलती है, खबर हट जाती है। कहे ठीक है, खबर तो सही है, लेकिन 3-4 घंटे बाद फिर हमसे बात कर लें। फिर शाम को हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खबर सही थी, और अब फोन आएगा तो बात कर लेना उनसे। अमर सिंह जी का फोन आया बड़ा कॉन्फिडेंस में, कैसे हैं? हमने कहा ठीक है, जो उनका तरीका था। तो आपकी नाराजगी दूर हो गई? हमने कहा कोई नाराजगी है ही नहीं, आप बताइए ना क्या हुआ। नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर क्यों इतना वो रहते हो, मेहरबान रहते हो? हमने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपसे मेरा क्या विवाद है? नहीं, हम चाहते हैं कि अब ये चीजें खत्म हो। तो हमने कहा ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा, कोई व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं, आप बताइए, जो वो भी हम चला देते हैं जो सच है। तो कहे तो हम मिलेंगे, आएंगे। तो फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन, सुब्रत राय, सबके बारे में सारे डॉक्यूमेंट दे दिए कि देखो ये अमिताभ ने झूठ बोला था बोफोर्स में, ये सब शामिल थे, और सुब्रत राय आप जानते हैं उनका तरीका। तो मैंने वो भी चला दिया, तो खुश हो गए। तो ये कुछ चीजें रही लाइफ में कि प्रेशर आता था, लेकिन प्रेशर डालने वाले लोगों को अगर ये पता है कि आप थोड़ा डिटैच है और निजी जिंदगी में आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है। अब एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा, आखिरी उदाहरण। मैं 4 साल बाद बंबई से वापस लखनऊ, सुभाष जी ने मुझे भेजा कि तुम लखनऊ जाओ, पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला, यूपी में रहना जरूरी है।
मैं लखनऊ चला गया। जिस दिन मैं गया उसी दिन संजोग से एक महिला की हत्या हो गई। पेपर मिल कॉलोनी है लखनऊ का, आप जानते हैं। उस हत्या में अमरमणि का नाम आ गया और उनके पूरे परिवार का। उस संजोग से उसकी बहन ने जो इंटरव्यू दिया, वो पहला इंटरव्यू हम ही को मिल गया थाने में। मैंने वो खबर चला दी। अब अमरमणि उस समय बड़े ताकतवर थे और मायावती जी के बड़े करीबी थे, मायावती जी की बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। अमरमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अपने पत्रकार साथियों के सलाह पर कह दिया कि ये तो वासिंद्र ने मुलायम के कहने पर ही खबर चलाई है और उसकी बहन के सीने पर तमंचा रख के इन्होंने इंटरव्यू लिया है उसका। फिर मेरे बच्चे छोटे थे तो क्या उसको बात लेके है। बड़ा, हाँ, तो बड़ा उन्होंने परेशान करवाया अमरमणि जी ने। जबकि वो मुझे जानते थे अच्छी तरह, हम लोगों का इलाका एक है, हम लोगों का परिवार एक दूसरे को जानता था। और जब मैं वो खबर किया तो मुझे शुरू में पता नहीं था कि अमरमणि जी का नाम है इसमें। अब वो लड़की बोल गई कैमरे के सामने तो मैं कैसे उस खबर को रोक सकता था। तो वो भी दौर देखने को मिला। 2-2 3-3 बार सीबीआई ने मुझे एज विटनेस पेश किया उस केस में। सीबीआई चाहती थी कि कुछ अब आगे मुझे पीछे। अब अब मुझे आपसे सिर्फ दो सवाल और आखिर में पूछने हैं। एक तो ये कि आपने एक दौर और आप टिप्पणी करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज जिस तरह की टेलीविजन की न्यूज़ चल रही है और टेलीविजन ने बिल्कुल प्रिंट मीडिया को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और पूरा दिन, और कोई एकाध चैनल अपवाद हो तो अपवाद हो, नहीं तो ज्यादातर चैनल एक ही धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कुल मिलाकर के लोगों को इश्यूज से दूर ले जाते हैं और एक काल्पनिक दुनिया की खबरों में पूरे देश को उलझाए हुए हैं। पत्रकारिता के इस दौर को आप क्या कहोगे? संतोष जी, जैसे हमने पहले ही कहा था ना कि जो न्यूज रूम की कमान जिन लोगों के हाथ में है उनके अंदर वो गॉड्स नहीं है कि प्रेशर को झेल सके, चाहे वो मालिक का प्रेशर हो या सरकार का प्रेशर हो। उनके अंदर वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि जब आप जिस पद पर बैठे हैं आपको रोज दिन भर एहसास है कि आप उस पद के लायक नहीं है, तो आप राइट रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर, आपके अंदर वो मॉरल गट्स नहीं आएगा कि आप चीजों को अपने ढंग से चला पाए ऑब्जेक्टिव तरीके से। ये सबसे बड़ी खामी मालिकान की नहीं है ना, सरकार की है। ये हर दौर में आप लोग जब जर्नलिज्म में सक्रिय थे उस दौर में भी होता था। हर दौर में जो सत्ता में रहता है वो मीडिया को अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है और जो मालिक होता है वो भी संपादक को और न्यूज रूम को अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है। ये निर्भर करता है संपादक पर, जो न्यूज रूम का कैप्टन है, कि वह उस दबाव को, उस प्रेशर को किस तरह से रोक पाता है। और रोकने का एक ही तरीका होता है कि आपको खुद को एक तो डिटैच रखना पड़ेगा, निजी जिंदगी में बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, रुपये पैसे के मामले में, खबरों के सिलेक्शन के मामले में, स्टाफ के सिलेक्शन के मामले में। मैं आपको बताऊं कि करीब 10,000 अभी तक मैंने हायरिंग की होगी 3.5 दशक में। और एक बार मैं फिर बताऊं, जी की ही घटना है। हमारे कुछ मित्र पत्रकारों ने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि हम ब्राह्मणवाद करते हैं और जी में सिर्फ ब्राह्मणों को ही रखते हैं। तो उसकी मेरी ऑडिट हुई, मेरी हायरिंग की, सारे रीजनल चैनल की और उसकी। फिर हमसे पूछा गया, सुभाष जी ने हमसे हंस के कहा कि तुम पंडितवाद करते हो। हमने कहा कि ये कैसे आपको लग रहा? अब तो सारे पंडित हैं, स्ट्रिंगर से लेके एडिटर्स तक, जितना तुमने रखा। तो हमने कहा कि आप एक काम करिए, जो एप्लीकेशंस आते हैं न्यूज HR के पास, उसका आप वो करवाइए, ऑडिट कराइए कि अगर 100 एप्लीकेशन आ रहा है तो उसमें कितना % एप्लीकेशन ब्राह्मणों का है, कितने % में बाकी बिरादरी के लोग हैं। तो अगर एप्लीकेंट 100 में 90 ब्राह्मण हैं तो आप हायर किसको करेंगे? और दूसरा हमने कहा कि 10,500 11,000 हमने हायरिंग की है टोटल,
उसमें एक भी मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, न मेरे गांव का है, न मेरे जिले का है। मैंने अपने जिले तक के लोगों को नहीं रखा, तो मेरे डिसीजन को आप कैसे कर सकते हैं। और चौथा, हमने 5 लेयर रखा था हायरिंग का तरीका। 5 लेयर के बाद स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग के बाद फिर मेरे पास आता था अप्रूवल के लिए, और हर लेयर में एचआर का एक व्यक्ति बैठता था इंटरव्यू कमेटी में। तो हमने कहा अगर 5 लेयर मैनिपुलेट हो गया है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने तो किसी को अपने तरफ से नोट्स भेजा नहीं था। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ गलती अगर किसी की है तो संपादक की है। जो सो कॉल्ड संपादक इस समय है, चाहे वो अखबार हो या टीवी चैनल हो, ये वो चूंकि उस कद और उसके नहीं है, उस मेटल के, जो कि इस तरह के सेंसिटिव जिम्मेदारी को निभा सकें। जब उनको मालूम है कि उनकी नियुक्ति, उनकी इंक्रीमेंट, उनका एक्सटेंशन जो लोग करा रहे हैं, तो उनके सामने बिल्कुल जमीन पर साष्टांग किए बैठे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा सरकारें मिसयूज करती हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा उसके, आपकी इजाजत से। आप जानते हैं, वो आपके भी दोस्त थे, बीएल जोशी जी थे, जो गवर्नर थे कई राज्यों के, उत्तराखंड के, यूपी के, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके पहले वो डायरेक्टर आईबी थे। एक बार मैं उनसे मिलने गया शिष्टाचार में, तो उन्होंने छूटते ही हमसे पूछा कि वासिंद्र, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इतने साल से तुम नौकरी कर रहे हो, एक दिन ब्रेक इन सर्विस नहीं है तुम्हारी, तुम नौकरी चला कैसे रहे हो आज के दौर में? हम तो गवर्नर होकर परेशान हो जाते हैं कि मीडिया के मालिकों का इतना गलत कामों के लिए फोन आता है और दबाव आता है कि मैं गवर्नर हो के परेशान हो जाता हूँ उन मीडिया ओनर्स के प्रेशर को झेलने में। तो तुम कैसे करते हो? तुम तो उनके नीचे काम करते हो। तो हमने कहा तो बहुत सिंपल तरीका है। कहे क्या? हमने कहा आप उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो आपका इंटरव्यू छापेंगे और आपका इंटरव्यू दिखाएंगे अपने अखबार में और चैनल में, फिर वो आपसे दबाव बनाना छोड़ देंगे। तो कहे तुम कैसे करते हो? मान लो हम तो ये करके बच सकते हैं। तो हमने कहा हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मेरे बुलाने पर मेरा चपरासी मुझे पानी लाने में 2 घंटा लगा दिया, हम समझ जाएंगे कि ऊपर से इशारा हो गया है कि अब इनको विदा करना है, तो हम चपरासी से पानी ही नहीं मांगेंगे। संपादक के लिए कुछ नहीं करना होता है। संपादक के लिए मालिकों के पास सबसे आसान तरीका ही होता है, आप भी रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, कि अपने अकाउंटेंट को बोल देंगे कि इनका सैलरी डिले कर दो, स्टाफ का दे दो, इनका रोक लो। और इस जो आपका पीए है, जो आपका पानी पिलाने वाला है, चाय पिलाने वाला है, उसको इशारा एडमिन का आदमी कर देगा कि अरे वो साहब की बात सुनने की जरूरत नहीं है, पहले तुम वहां चले जाओ, वो काम करके आना, तब उनको पानी दे देना। जब ये होने लगे तो आप समझ जाइए कि यू आर अनइनवाइटेड एंड अनवांटेड, और आपको ग्रेसफुल तरीके से छोड़ देना चाहिए। जब जिस दिन आप ये माइंडसेट से काम करेंगे, उस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं। और अपने परिवार, बहुत बहुत एक आखिर बात हाँ, संतोष भाई, मैं एक आखिर बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अपने परिवार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, अगर परिवार नहीं है कि देखो भाई मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में हो, तो ये जो ग्लैमर है ये परमानेंट नहीं है। तो हमेशा परेशान होने के लिए भी तैयार रहना मानसिक तौर कि इससे भी बुरे वक्त आ सकते हैं, तो तुम उसमें मेरा साथ देना। अगर परिवार से आपको सपोर्ट है और अगर आपका कोई कंपेनियन है उससे आपको सपोर्ट है, आप दुनिया के किसी की ताकत के सामने झुक नहीं सकते। आप अपने मन से, आपका जो कॉन्शियंस कहेगा, आपका जो विल कहेगा, वैसे आप काम करेंगे। अपने नजरों में आप कभी झुक के नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वासिन जी धन्यवाद इस माइंड ब्लोइंग चर्चा के लिए। और इससे उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पत्रकारिता में आ रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो आपके सामने चुनौतियां क्या क्या है। और इस सीरीज को जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि इस सीरीज में HK दुआ साहब जैसे लोग आए थे और उन सब लोगों ने जो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस बताए और आज जो हो रहा है, या और वहां से मैं दुआ साहब से लेके वासिंद्र जी तक को जोड़ता हूं जिनके साथ आज मैं बात कर रहा हूं।
इन लोगों ने जो अपने अनुभव बताए, जिस तरीके से अपना विश्लेषण किया, वो ये काफी है बताने के लिए कि अगर पत्रकारिता में आपको आना है तो क्या क्या ध्यान में रख के आना चाहिए और क्या क्या सपने लेके आना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। और वैसे हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप तो होती ही है, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इस समय दुआ साहब ने भी कहा, वासिंद्र जी ने भी एक दूसरे शब्दों में कहा, इस समय पत्रकारिता में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो पत्रकार नहीं हैं लेकिन पत्रकारिता का लबादा ओढ़े हुए हैं। इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। वासिंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक यू। आपने सारी बातें खुल के कहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे ही आप बने रहें, ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।